हाँ जी स्टूडेंट, चेक करो एक बार ऑडियो वीडियो ना। ठीक है जी, तो देखो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस की सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। ठीक है, तो एक इंट्रिंसिक बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर को। किसको बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर को। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकन है तो सिलिकन है तो बस सिलिकन ही होना चाहिए, उसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। जर्मेनियम है तो जर्मेनियम होना चाहिए, उसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, जीरो केल्विन पर वो एक इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर। याद रखना ये बात, सेमीकंडक्टर सिलिकन भी होता है, जर्मेनियम भी होता है। वैसे एक बात याद रखना, मैं आपको वैसे एक जनरलाइज बता दूं, ये तो चलो इंट्रिंसिक की बात कर रहा है पेपर में, किसकी बात कर रहा है? मतलब चलो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें हम कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, जीरो केल्विन के ऊपर। जीरो केल्विन एक टेम्परेचर का स्केल है, इसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। जीरो केल्विन को अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट -273 डिग्री सेल्सियस। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, थोड़ा 0.5 आई थिंक ज्यादा होती है। तो जीरो केल्विन को -273 भी बोलते हैं भाई। जीरो जीरो केल्विन को हम क्या बोलते हैं? मतलब बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर है, यू नो वेरी वेल कि -0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है पानी। बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर है जो अर्थ पे पॉसिबल भी नहीं है। तो इस पेपर में पूछ ले कि -273 या फिर जीरो केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होगा, करंट फ्लो नहीं करवाएगा अपने अंदर से, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? वापिस मैं उस बात पे आता हूं कि एब्सोल्यूट जीरो पे चाहे कोई भी सेमीकंडक्टर हो, चाहे इंट्रिंसिक हो या फिर एक और सेमीकंडक्टर होता है, कौन सा? एक्सट्रिंसिक। कौन सा होता है? एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक में दो कैटेगरी होती हैं। अगर पेपर में पूछे एन टाइप एक्सट्रिंसिक या पी टाइप एक्सट्रिंसिक, तो देखा जाए ये सारे के सारे एन टाइप एक्सट्रिंसिक, पी टाइप एक्सट्रिंसिक, ये दोनों इंप्योर हैं। और इंट्रिंसिक, ये सारे के सारे जीरो केल्विन पर इंसुलेटर होते हैं। जनरलाइज नोट ये बना, ऑल सेमीकंडक्टर आर एट जीरो केल्विन इंसुलेटर। सभी सेमीकंडक्टर जीरो केल्विन पर क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अब अगर क्वेश्चन आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर जीरो केल्विन पे क्या होता है, तो क्या बोलोगे इसका आंसर? क्या आंसर दोगे? इंसुलेटर होता है। फिर लिखा है पेपर में पी टाइप सेमीकंडक्टर जीरो केल्विन पर क्या होता है, क्या आंसर लिख के आओगे? इंसुलेटर है जिसका आंसर भी। अब ये भी क्या पूछा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जीरो केल्विन पे क्या है, इसका आंसर भी इंसुलेटर। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, विच टाइप ऑफ इंप्योरिटी एड इन इंप्योरिटी एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए अभी मैं बात कर रहा था कौन सी इंप्योरिटी, विच टाइप ऑफ इंप्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड की जाती है एन टाइप बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, समझना होगा ये क्वेश्चन। हमें प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मैंने आपकी प्रोसेस समझाया था आपको, प्योर सेमीकंडक्टर हम इंट्रिंसिक को बोलते हैं। हम क्या इंप्योरिटी ऐड करें, इंप्योरिटी को ऐड करने का प्रोसेस को यहां पर हम बोलते हैं डोपिंग। डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो बताइए हमें क्या बनाना है? एन टाइप बनाना है। क्या बनाना है? मैंने आपको दो तरह की इंप्योरिटी बताई थी, दो तरह की इंप्योरिटी बताई थी। एक होती है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक होती है ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये ट्राईवेलेंट होती है, पेंटावेलेंट। जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, अगर हम ये इंट्रोड्यूस करें, इसमें एक फास्फोरस बड़ा फेमस होता है। तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर में आपने फास्फोरस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की तो क्या बनेगा? एन टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एन टाइप। लेकिन वहीं अगर प्योर सेमीकंडक्टर में आपने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी जैसे कि बोरोन डाला होता तो वो क्या बन जाता? पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता। क्या बन जाता? तो मैंने कहा भी था क्लास में पढ़ाते हुए, तो अगर हमें एन टाइप बनाना है, क्या बनाना है? एन टाइप। तो देखते हैं कौन सा पेंटावेलेंट है, पहले में ट्राईवेलेंट लिखा हुआ है, एन टाइप बनाना है ना, देखो एन टाइप लिखा हुआ है ना, दूसरे में एन टाइप पेंटा लिखा। ठीक है जी, ट्राईवेलेंट कट कर दो, नोबल गैस कट कर दो, तो यही आंसर है पेंटावेलेंट। और एग्जांपल क्या दे रखा है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को किससे लिखते हैं? पी से। और मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पी। पी फॉर फॉस्फोरस। अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं अभी का भी, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर इस क्वेश्चन को मैं अभी का भी चेंज करूं, तो अगर मैं यहां पर एन टाइप की जगह पी टाइप कर दूं, क्या कर दूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? पी टाइप के लिए हमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी यूज करनी पड़ती है, और ट्राईवेलेंट में बोरोन आता है।
इसका आंसर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी और बोरोन बन जाएगा। ये सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे। आई होप चीजें आपको समझ में आई हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी। ओके जी, what is the effect of increasing temperature on the resistivity of semiconductor? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रही तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, देखिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर अभी मैंने आपको बताया, चाहे कोई भी सेमीकंडक्टर हो, वो 0 केल्विन पर क्या होता है, 0 केल्विन पर क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर। अभी बताया ना, पहले यहां से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, इंसुलेटर होता है। फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा के आपने कितना कर दिया, 300 केल्विन कर दिया। 300 केल्विन बोलते हैं 27 डिग्री सी को, इसको सेल्सियस में, और रूम टेम्परेचर होता है, तो वो इंसुलेटर क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर इंसुलेटर होते हैं और 300 केल्विन पर क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे 0 केल्विन से हम टेम्परेचर 300 केल्विन पे पहुंचे, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जो कनेक्टिविटी पहले 0, ऐसे समझो ना, फिर से लिख लेता हूँ। सबसे पहले ऐसे लिखिए, सबसे पहले बताइए, सबसे पहले जब हमने टेम्परेचर 0 था, जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन था, तो हमारी कनेक्टिविटी कितनी थी, 0। टेम्परेचर फिर 300 केल्विन हो गया, तो एन टाइप या पी टाइप की कनेक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। कितनी हो जाती है, कनेक्टिविटी बढ़ गई। अभी बोला ना, अरे भाई कनेक्टर बन गया ना। अब आप मुझे बताइए, टेम्परेचर बढ़ने से अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस तो कनेक्टिविटी के उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कम होना है। क्या होना है, कनेक्टिविटी या रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस कम हो गया तो रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस कम हो जाए तो रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। क्या होता है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दिख रहे हैं, तो अगर आर डिक्रीज करेगा तो ये रजिस्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। तो आंसर क्या है, इंक्रीज तो नहीं कर सकती, गलत, डिक्रीज कर रही है, कांस्टेंट भी नहीं रहेगी, 0 भी नहीं रहेगी। आंसर क्या है, बी। इसका मतलब ये हुआ, अगर कनेक्ट सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कनेक्टिविटी तो इंक्रीज करेगी। अगर ये पूछा होता यहाँ पर रजिस्टिविटी की जगह क्या लिखा होता, कंडक्टिविटी लिखा होता, क्या लिखा होता, कनेक्टिविटी, क्या वर्ड होता, कनेक्टिविटी, तो इसका आंसर क्या हो जाता, बताओ। अगर कनेक्टिविटी वर्ड होता तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता, इंक्रीज। लेकिन अभी तो रजिस्टिविटी लिखा हुआ है, कनेक्टिविटी का उल्टा होता है रजिस्टिविटी, आपको पता है ना। कनेक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, अगर मैं कनेक्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लूं, कनेक्टिविटी का मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मिल जाएगी मुझे, रजिस्टिविटी मिल जाएगी ना। तो अगर कनेक्टिविटी मैक्सिमम आ रही है, क्या आ रही, तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और मिनिमम का मतलब डिक्रीज हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर बताइए क्या होते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप, दोनों में मेजोरिटी माइनॉरिटी होते हैं। क्या होते हैं, पी टाइप में मेजोरिटी किसकी होती है, पी। पहले यहां से देखते हैं, एन टाइप में मेजोरिटी, एन टाइप में मेजोरिटी देखते हैं। एन टाइप में मेजोरिटी, एन एन लिखा ना, एन एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और होल की क्या होती है, माइनॉरिटी होती है। और होल को लिखते हैं पी से, स्मॉल पी से, ये होल है, होल को लिखते हैं पी से। अच्छा, एन में अगर मेजोरिटी एन की है, तो पी टाइप में मटेरियल में किसकी मेजोरिटी हो जाएगी, जो यहाँ माइनॉरिटी में है, यहाँ पी किस में आ जाएंगे, पी स्मॉल पी किस में आ जाएंगे, मेजोरिटी में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे। और जो स्मॉल एन है, जो इसको इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं, वो किस में आ जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे। भाई यहाँ क्या पूछा हुआ है, एक चीज ज्यादा होगी, एक चीज कम होगी। पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, होल का मतलब पी, होल का मतलब पी, तो होल का मतलब पी। और एन टाइप में क्या ज्यादा होते हैं, एन ज्यादा होते हैं, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा। लेकिन क्योंकि पी टाइप पूछा हुआ है, उनकी मेजोरिटी चार्ज कैरियर पूछे हुए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कट कर दो, होल पे टिक कर दो, न्यूट्रॉन कट कर दो, प्रोटॉन कट कर दो, आंसर होल है, आंसर होल है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, अगर यहां मैं पी टाइप की जगह, पी टाइप की जगह यहां पे एन टाइप लिख देता, क्या लिखता, एन टाइप, तो अब इसका आंसर क्या होगा,
एन टाइप पे मेजोरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी? फिर इसका आंसर क्या होता? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अभी क्योंकि पी टाइप पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? पी टाइप, तो इसलिए क्या आंसर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना, इसमें भी अभी इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर एन टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन आंसर करना है, और पी टाइप है तो होल्स आंसर करना है। होल्स होते हैं बबल्स, मैंने आपको क्लास में बताया था, ऑफलाइन क्लास में। बबल्स, बबल्स और होल्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स डॉट होते हैं इस तरह के, इन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए, ये एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी वैसे यहाँ पर, जो आपको यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बैंड गैप? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर? बैंड गैप क्या होता है? बैंड गैप क्या होता है? 2 सेकंड रुकिए। हाँ जी, आइए देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमारे पास 2 तरह के बैंड होते हैं। ठीक है, एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड होता है और एक मेटल के केस में तो ये जो बैंड गैप होते हैं ये वैलेंस बैंड है। रेड से दिख रहा है, रेड पे रेड चला रहा हूं, दिख नहीं रहा आपको। तो मेटल के केस में तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड है, 0 केल्विन पर ऑलमोस्ट टच होते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर ओवरलैप हो जाते हैं। अभी मैं जो बैंड गैप आपको दिखा रहा हूं वो टेम्परेचर 300 केल्विन पे दिखा रहा हूं। किस पे दिखा रहा हूं? 300 केल्विन। बैंड गैप को ईजी से लिखते हैं, और ये बैंड गैप के अंदर खास बात ये होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बैंड गैप डिक्रीज करता है। क्या करता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बैंड गैप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है जी। तो आप यहां देखिए, सबसे ज्यादा बैंड गैप जो नजर आ रहा है वो किसमें किसमें दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा बैंड गैप किसमें दिख रहा है? देखो कितना गैप दिख रहा है। अब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, क्योंकि बीच में स्पेस आ रहा है ना। सबसे ज्यादा बैंड गैप किसमें होता है? इंसुलेटर में। इसलिए इलेक्ट्रॉन इजिली माइग्रेट नहीं करता। हाँ जी, यहां पर तो इजीली मूव कर देगा मेटल में, इसलिए मेटल में तो करंट कंडक्शन हमेशा होती है। सेमीकंडक्टर के केस में स्मॉल बैंड गैप होता है, लेकिन वो कम किया जा सकता है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैंड गैप कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बैंड गैप के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जो बैंड गैप के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा, ये कह रहा है कि जो बैंड गैप है किसका? सिलिकॉन का पूछा है। किसका पूछा है? सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर किसको बोलते हैं बच्चों? आपको बताया था मैंने, 300 केल्विन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 300 केल्विन को। ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं? 0 केल्विन को। तो देखो मैं आपको बता दूं, जीरो किसका पूछा है इसमें? सिलिकॉन का ना। तो सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है, सिलिकॉन का जो बैंड गैप 0 केल्विन पे होता है 1.21। कितना होता है? तो अगर यहां पर लिखा होता रूम टेम्परेचर की जगह लिखा होता एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन पूछा होता, तो आंसर इसका मैं क्या लिखता? 1.21। क्या लिखता? फिर ये पूछ रहा है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन। तो आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर, अभी पहले टेम्परेचर 0 था, अब कितना हो गया? 300। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा आपने तो आपको पता है बैंड गैप क्या होगा? डिक्रीज होगा। अभी बताया आपको, अरे अभी तो बताया था, बैंड गैप जो होता है टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बैंड गैप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बैंड गैप 1.21 से घट के कितना रह जाएगा? 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगा। अब आप चेक करिए, हमें एनर्जी बैंड गैप पूछा है किसका? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। तो ये आंसर नहीं है, 0.7 भी नहीं है, 1.11 ये मिल गया भाई हमें, सी। बाकी कट कर दो। तो ये जो डाटा दिया मैंने आपको, किसका दिया? सिलिकॉन का। अगर जर्मेनियम का पूछ ले बच्चों तो क्या होगा? जर्मेनियम का भी लिख लो। जर्मेनियम का 0 केल्विन पे होता है 0.785। कितना होता है? 785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और 300 केल्विन पे हो जाता है जर्मेनियम का 0.720 ठीक है जी। तो ये थे आपके सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन। अब हम डायोड के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है, डायोड के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आई होप चीजें आपको समझ में आएगी। तो अब तक क्या क्या डिस्कस किया हमने? अब तक हमने डिस्कस किया सेमीकंडक्टर के अंदर, देखो इंट्रिंसिक बता दिया था, एक्सट्रिंसिक बता दिया था आपको थ्योरी क्लास में। आज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इनमें से कंफर्म बता रहा हूं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंफर्म है पेपर में। यहां सारे प्रोसेस बता दिया आपको कि डोपिंग क्या होता है, सब चीजें आप सीख चुके हो, राइट। इसको बंद कर दो, ठीक है जी। अब हम सेशन शुरू करेंगे, कौन सा? नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे डायोड को लेकर, ठीक है जी, फोटो कनेक्टर्स को लेकर, ठीक है जी। बस 1 मिनट रुकिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, अब आगे अपना इसमें इसमें ना टॉपिक में देखिए, फोटो कनेक्टर क्या है, फोटो कनेक्टर में क्या है? हाँ जी, फोटो कनेक्टर में देखो बच्चों क्या है, एक बार ऑडियो वीडियो चेक करो यार प्रॉपर ना, मुझे कंफर्म करो जल्दी से ना, 1 सेकंड रुकिए। चेक करो एक बार ना। हाँ जी, आज पूरी इस टॉपिक को फिनिश करेंगे भाई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट को, वन शॉट क्लास है जैसा सब देख पा रहे हो आप, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह ग्रुप में आए हैं ना, वो सारे कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब आपको पता चल गया वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, सीरियस हो जाओ, ठीक है जी। चलिए फोटो कनेक्टर से शुरू करते हैं। किसी का यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए एक बार। देखो फोटो कनेक्टर क्या है, फोटो कनेक्टर को बेसिकली, फोटो कनेक्टर क्या चीज होती है? फोटो कनेक्टर एक ऐसी मटेरियल आप इसको कह सकते हैं, एक ऐसा सेमी कनेक्टर होता है जिसको जो बेस्ड होता है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, किस पे? फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट होती है बच्चों, क्या होती है?
फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मटेरियल का कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है लाइट के डालने से, तो वो मटेरियल फोटो कंडक्टिव, लाइट इंक्रीज हो रही है, फोटो कंडक्टिव मटेरियल की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, मतलब वो जो मटेरियल है वो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट को फॉलो कर रहा है। इसका रिवर्स भी कर सकते हो आप, अगर रेजिस्टेंस किसी का डिक्रीज कर रहा है लाइट के इंक्रीज होने से, एक ही बात है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है ना, तो उस इफेक्ट को फोटो रेजिस्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो दोनों ही, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं, फोटो रेजिस्टिव भी बोलते हैं। ठीक है जी। यहां पर एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला याद रखना, अभी अभी बताया था मैंने, ईजी क्या होता है, बैंड गैप 1.24, एक सेकंड सुनो, एक लैम्डा होता है वेव लेंथ, इसको मैं 1.24 डिवाइड बाई बैंड गैप लिख रहा हूं। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये फॉर्मूला आपने समझ लिया, लर्न कर लिया, अगर जब न्यूमेरिकल इस पे आएगा ना, न्यूमेरिकल किस तरह का बनेगा, न्यूमेरिकल इस तरह का बनेगा, आपको कोई मटेरियल दे देगा, उसका बैंड गैप की वैल्यू आपको दे देगा, ये क्या है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, हाँ जी, ये लिखी हुई है जी वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ये बैंड गैप है भाई, ईजी, ईजी 2 नहीं है ये, बैंड गैप। मैं कह रहा हूं आपको पेपर में किसकी वैल्यू मिलेगी, ईजी की वैल्यू गिवन होगी। अगर ईजी की वैल्यू गिवन है 1.24 से आप ईजी डिवाइड कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, लैम्डा। लैम्डा से, लैम्डा का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से, और जब आपके पास लैम्डा आ जाएगी तो आप किसी भी जो कलर है, कलर को डिफाइन कर सकते हो, और लाइट का मतलब हम लाइट में कलर ही देखते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि ये किस तरह की एलईडी होने वाली है, एलईडी होगी ना, एलईडी डिवाइस की बात करूंगा। यहां तक कि हम ये भी बता सकते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम में जाएगी या इनविजिबल स्पेक्ट्रम में जाएगी। तो इस पे एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो मैं आपको एमसीक्यू क्लास में कराऊंगा, हालांकि आज तो नहीं होगा वो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। लैम्डा की वेवलेंथ से हम ये बता सकते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम की एलईडी है या इनविजिबल स्पेक्ट्रम की एलईडी है, इंफ्रारेड की है या नॉर्मल विजिबल स्पेक्ट्रम की। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझो कि अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जो लैम्डा वाला आता है, किसको लेकर, फोटो कनेक्टर को लेकर, ठीक है। और टॉपिक किसमें डिस्कस होता है, एलईडी वाले टॉपिक में, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक एलईडी का ही है, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। अब एलईडी के अंदर आप याद कर लें, लर्न कर लें, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एलईडी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस होता है लाइट, एलईडी का सिंबल ये होता है, यहां से लाइट दिख रही है। एलईडी जो बनता है डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल से बनता है, किससे बनता है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से बनता है। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आता है, कोई तो नहीं आएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो वो 99% क्या रिलीज करते हैं, लाइट रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, और 1% हीट रिलीज करते हैं, हीट रिलीज। तो जब 99% लाइट रिलीज हो रही है तो हमें क्या दिखेगा, लाइट ही दिखेगा। इसलिए एलईडी हमेशा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से बनाई जाती है। डायरेक्ट बैंड गैप का एक अपोजिट भी होता है, अगर एक डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होता है तो एक और भी होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन आता है तो जो 99% यहां हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट, और सिर्फ 1% लाइट निकलती है, क्या निकलती है। तो जो इनडायरेक्ट बैंड गैप है वहां सिर्फ 1% लाइट निकलती है, तो इसको कभी भी यूज नहीं करेंगे हम एलईडी बनाने में, हमेशा याद रखना। इनडायरेक्ट बैंड गैप में सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, इनको नेचुरल सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ये दोनों के दोनों आपके इनडायरेक्ट बैंड गैप के मटेरियल है। डायरेक्ट बैंड गैप में मैं आपको एक बताता हूँ, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड एक ऐसा मटेरियल है जिसपे 99% लाइट एमिट होती है जब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आता है, तो इसलिए गैलियम आर्सेनाइड को हम एलईडी बनाने में यूज करते हैं।
चलिए अब यहां से पढ़ लेते हैं। एलईडी को हमेशा हम किस बायस में यूज करते हैं? एलईडी ऑलवेज यूज इन फॉरवर्ड बायस, ये भी पॉइंट नोट कर लो, ऑलवेज यूज इन फॉरवर्ड बायस। जब एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तभी ये ऑन हो पाएगा। देखिए जो आपको पीडीएफ में नजर आ रहा है वो तो नोट्स में है ही, वो पढ़ ही लोगे आप। मैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? यहाँ सिंपल लिखा है इट विल एमिट लाइट। तो एमिट लाइट कब करेगी? जब ये फॉरवर्ड बायस में होगी, राइट। कौन से मटेरियल से बनी होती है? डायरेक्ट बैंड गैप सेमी कंडक्टर से, ठीक है जी। एक चीज याद रखना, एलईडी का जो पावर डिसिपेशन है वो एक बार पेपर में पूछा था किस में होता है, तो यहां आंसर है मिलीवाट। किस में होता है? मिलीवाट में। किस में होता है? मिलीवाट। एलईडी का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो माइक्रो सेकंड में होता है। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। लास्ट में जो नीचे लिखे हुए ना यहाँ पर, एलईडी का पावर डिसिपेशन मिलीवाट में होता है और एलईडी का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो माइक्रो सेकंड में होता है। छोटा सा लिखा हुआ माइक्रो, माइक्रो बहुत छोटी वैल्यू होती है भाई। इसलिए एलईडी का जो रिस्पॉन्स टाइम, एलईडी से जो आपकी स्क्रीन्स बनती हैं, एक वन शॉट क्लास कंप्यूटर में बताया भी था मैंने, एलईडी वाली स्क्रीन आ रही है, एलसीडी वाली स्क्रीन आ रही है, तो एलईडी वाली स्क्रीन फास्टर होती है, ठीक है, रिफ्रेश रेट फास्टर होता है उनका, ठीक है। तो आई होप ये लिखा भी है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, इट इज फैब्रिकेटेड विद डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल। देखिए मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मेड विद द डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल। आई होप आप देख पा रहे होंगे, और नहीं देख पा रहे तो कमेंट में बता दो मुझे कि नहीं देख पा रहे सर। वैसे बता तो दिया ही मैंने आपको। क्लियर है बच्चों? और ऑलवेज ऑपरेटेड क्या होती है? फॉरवर्ड बायस। एक चीज और याद करना, एलईडी का जो कलर होता है वो डोपेंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? डोपेंट पे। डोपेंट मतलब डोपिंग, ठीक है जी। चलिए, अगर अच्छा पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एलईडी को हम रिवर्स बायस कर दें तो क्या होगा? वो एमिट, लाइट एमिट नहीं करेगी, बस एलईडी ऑफ रहेगी, ठीक है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आपको करना आता है। ये फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है, जैसे ये वाला, इसको पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। अगर पी वाली साइड पॉजिटिव आ रहा है, एन पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस किसको बोलते हैं बच्चों? उल्टा कर दो। एक बार कमेंट में बता दो, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में डीसी सप्लाई से करते हैं हम हमेशा बायसिंग। ये तो क्लियर है। अब हम एलसीडी पर लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं एलसीडी के बारे में? यहां तक बता दो चीज क्लियर है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर लो फिर आगे चलते हैं। यहां तक ठीक चल रही चीज? थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा लेते हैं ना। Now we have LCD. Full form is liquid crystal display. Liquid crystal displays. Liquid crystal displays. लास्ट में क्लास के मैं अनाउंसमेंट जो करूंगा उसके लिए रुकना है, क्योंकि हमारे जो साथ साथ सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो नया एग्जाम निकला है, ठीक है, या मैं ग्रुप में जो अपडेट दूंगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आपको पता भी है कि मैं अभी लास्ट टाइम एक इंपॉर्टेंट वन शॉट क्लास कल परसों हुई है कंप्यूटर को लेकर, राइट। आपके एग्जाम PTPLS में भी आने वाले हैं, ठीक है, तो उसको लेकर हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं बस, ठीक है जी। चलिए, एलसीडी का फुल फॉर्म है जी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक चीज तो कंफर्म है, कहीं ना कहीं आपके पेपर में जैसे एलईडी वर्ड आ गया, एलईडी का फुल फॉर्म, अब एलसीडी आ गया तो एलसीडी का फुल फॉर्म, बीजेटी आ गया तो बीजेटी का फुल फॉर्म, एफईटी आ गया तो एफईटी का फुल फॉर्म। एफईटी के दो पार्ट होते हैं, जेफेट का फुल फॉर्म, मोसफेट का फुल फॉर्म, यस और नो, मोसफेट का फुल फॉर्म। ये सब आपको यूजुअली पढ़ने चाहिए एक बार। मोसफेट को मोस्ट भी बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म याद है? ये आने चाहिए, हर सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही होगा, ठीक है जी। अब एलसीडी क्या है भाई? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ये क्या है? यहां सिर्फ दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली हैं, पावर डिसिपेशन और रिस्पॉन्स टाइम। एलईडी और एलसीडी में कंपेयर होता है। आपने देखा जब आप एलसीडी लेने जाते हो, एलईडी लेने जाते हो, जो आप घर में टीवी लेते हैं ना, कई बार एलईडी लेते हो, कुछ लोग एलसीडी लेते हैं। तो एलईडी और एलसीडी में क्या फर्क है ये हम समझते हैं अभी। देखिए, एलईडी का जो पावर डिसिपेशन है वो माइक्रोवाट में है। किसमें है? माइक्रोवाट में। किसमें? माइक्रोवाट में। यहां मैं लिख रहा हूं एलसीडी का जो पावर डिसिपेशन है वो माइक्रोवाट में। किसमें? और एलईडी का पावर डिसिपेशन कंपेयर करें दोनों को। भाई अगर आपने एलईडी एलसीडी लेनी है तो डेफिनेटली आप कंपेयर तो करोगे ना। कोई मोबाइल आप लेने जा रहे हो, लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो कुछ तो कंपेयर करोगे, रेफरेंस तो लोगे किसी ना किसी चीज से।
तो एलईडी का मैंने पावर डिसिपेशन देखा, एलसीडी का माइक्रोवाट लिखा हुआ है, ठीक है। अब एलईडी का चेक करते हैं पिछले पेज पे जाके। एलईडी का कहाँ लिखा है भाई, ये लिखा मिलीवाट। तो चले आगे लिख लेते हैं, यहां लिख लेता हूं मिलीवाट, कितना लिख लेता हूं, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम इसका माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड। एलसीडी का रिस्पॉन्स टाइम मिली सेकेंड है, कितना है, मिली सेकेंड, एमएस नहीं, एलसीडी का है तो मिली सेकेंड। और एलईडी का देखें, एलईडी का है माइक्रो सेकेंड, ये देखो नीचे लिखा ना माइक्रो सेकेंड। बस अब कॉपी कर लेते हैं डाटा को, ये माइक्रो सेकेंड है, ठीक है जी। अब कंपेयर करते हैं दोनों को, दोनों को कंपेयर करते हैं। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले माइक्रोवाट कितना है भाई, एलसीडी का जो पावर डिसिपेशन है वो माइक्रोवाट में होता है, इसका मिलीवाट में होता है। तो पावर डिसिपेशन के मामले में एलसीडी बेटर है, एलसीडी क्या है, बेटर है। क्यों भाई, अरे माइक्रोवाट छोटा होता है ना। तो अगर पेपर में पूछे लोवेस्ट पावर डिसिपेशन किसका होता है, तो एलसीडी का पावर डिसिपेशन लो होता है, कम पावर डिसिपेट करती है, कम पावर कंज्यूम करती है। कौन, एलसीडी, एलसीडी कम पावर कंज्यूम करेगी, ठीक है जी। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कन्वीनियंट के हिसाब से कि मुझे पावर कंजम्पशन कम चाहिए तो मैं एलसीडी प्रेफर करूंगा। वहीं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स की बात की जाए, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स में देखिए माइक्रो सेकंड, टाइम का उल्टा होता है, टाइम जितना कम हो ना उतना फास्टर कोई चीज होती है, रिस्पॉन्स टाइम। यहां देखिए, यहां पर माइक्रो लिखा है, क्या लिखा है, माइक्रो। माइक्रो सेकंड का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ, भाई ये मिली सेकंड में, भाई टाइम तो ऐसा होता है ना, जैसे एक चीज तो ले रही है माइक्रो सेकंड में, एक ले रहा है मिली सेकंड, एक ले रहा है सेकंड। तो इनमें सबसे ज्यादा टाइम कहाँ यूज हो रहा है, सेकंड सबसे बड़ी यूनिट है यहाँ पर। एक मिनट ले रहा है, एक घंटा ले रहा है, मिनट से ऊपर एक आर होता है, सबसे ज्यादा टाइम आर है, आर से छोटा मिनट है, मिनट से छोटा सेकंड है, सेकंड से छोटा मिली है, मिली से छोटा क्या है, माइक्रो है। तो जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स की बात होती है वो एलईडी बेस्ट है, किसमें, फास्टर है, एलईडी इज फास्टर देन एलसीडी, एलईडी इज फास्टर देन एलसीडी, ठीक है। चलिए, आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दोनों के दोनों कैसे हैं, एलईडी और एलसीडी डिस्प्ले डिवाइस है, क्या है, डिस्प्ले डिवाइस। चलिए एलडीआर की बात करते हैं। एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये भी फोटो रजिस्टिव इफेक्ट पे बेस्ड है। फोटो रजिस्टिव इफेक्ट, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, दोनों के दोनों एक तरह से यही होती है कि लाइट डालने से उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है या फिर रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो एलडीआर एक इस तरह का रेजिस्टेंस होता है, उसके ऊपर इस तरह की वायर बनी होती है, ठीक है, और यहाँ लेमडा लिखा होता है। इसका मतलब ये है, अगर हम इस रेजिस्टेंस पे लाइट डालेंगे तो इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस जो आपका रेंज ऑफ रेजिस्टेंस है वो एलडीआर का वो 0.75 मेगा ओम, देखिए स्टार्टिंग में कितना है अभी, 0.75 मेगा कितना होता है, वेरी हाई, 10 की पावर 6। जैसे जैसे आप लाइट डाल रहे हो, जैसे जैसे आप लाइट डालोगे तो वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, यस और नो। तो एलडीआर की फुल फॉर्म याद रखेंगे, एलडीआर का प्रिंसिपल फोटो रजिस्टिव इफेक्ट या कंडक्टिव इफेक्ट। और एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो लाइट डालते रहेंगे, रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। इसको बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। नेक्स्ट वी हैव फोटोडायोड। फोटोडायोड का फिर कंसेप्ट, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट ऑलरेडी बता दिया। व्हाट इज द फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट ये होता है बच्चों, जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी बढ़ती है लाइट के डालने से, यस और नो। तो अगर प्रिंसिपल तो याद हो गया, इसका फोटो डायोड का सिंबल तो देख लो एक बार। तो इस पे लाइट हम ऐसे डालेंगे, इस तरह से, ये सिंबल है इसका। अच्छा, फोटो डायोड हमेशा किस बायस में काम करती है, रिवर्स बायस में। किसमें काम करती है, रिवर्स बायस में। फोटो डायोड ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोटो डायोड का अगर करंट आपने बढ़ाना है तो रिवर्स बायस करना पड़ेगा। मैं ये, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, अगर फोटो डायोड को आप फॉरवर्ड बायस कर दोगे, क्या कर दोगे, फॉरवर्ड बायस कर दोगे, तो क्या फोटो डायोड ऑन नहीं होगी, यस ऑन तो हो जाएगी, लेकिन इसका एप्लीकेशन नजर नहीं आएगा। फोटो डायोड फॉरवर्ड बायस करने से ऑन तो हो जाती है। फोटो डायोड एक ऐसी डायोड है जो रिवर्स बायस में ऑन होकर ज्यादा करंट हमें देगी, इसलिए इसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पेपर में अगर लिखा आया तो रिवर्स बायस आंसर करना है, ठीक है जी। फोटो डायोड के ऊपर जो मटेरियल की कोटिंग होती है वो होते हैं
कैडमियम सल्फाइड, सेलेनियम, जिंक सल्फाइड। ये भी आ चुका है कि कौन कौन से फोटो सेंसिटिव मटेरियल इसके जंक्शन पे जिसकी कोटिंग होती है, फोटो डायोड के जंक्शन की कोटिंग हम करते हैं, वो कौन कौन से मटेरियल है। कोई ये याद कर लो, कैडमियम सल्फाइड CDS, सेलेनियम SE और जिंक सल्फाइड ZnS। ठीक है जी। ये भी एक लाइट ऑपरेटेड स्विच है। लाइट ऑपरेटेड स्विच इसलिए बोला, लाइट डालने से इस मटेरियल के अंदर, जो डायोड के अंदर, डिवाइस के अंदर करंट इंक्रीज होता है। ये लिखा हुआ है, इट ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए, फोटो डायोड के अंदर दो तरह के करंट होते हैं। जब हम फोटो डायोड को रिवर्स बायस करेंगे, क्या करेंगे, जब हम फोटो डायोड को रिवर्स बायस करेंगे तो उसके अंदर एक, आपको पता है रिवर्स बायस में डायोड में कौन सा करंट फ्लो करता है, आई नोट। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए आई नोट ना बोलकर इसको आई डार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई डार्क। अगर पेपर में पूछ लिया ये डार्क करंट की वैल्यू सिलिकॉन के केस में कितनी होती है, तो आप इसका आंसर लिख देना नैनो एम्पियर। आपको कई बार बताया है, सिलिकॉन के केस में लीकेज करंट की वैल्यू नैनो एम्पियर में होती है। अगर पेपर में ये पूछ लिया कि अगर मटेरियल जेरेमिनियम का हुआ तो इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, माइक्रो। ये बिल्कुल वही करंट है, लीकेज करंट, जो हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लीकेज करंट, जो आई नोट लीकेज करंट होता है, जो रिवर्स बायस में फ्लो होता है प्रैक्टिकल डायोड में, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओनली किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो अगर हम फोटो डायोड को रिवर्स बायस करेंगे तो उसमें लीकेज करंट आई नोट फ्लो करेगा, पर आई नोट को आई नोट ना कहकर हम क्या बोलेंगे, आई डार्क करंट। तो ये फोटो डायोड को जब आपने रिवर्स बायस किया तो ये फोटो डायोड का रिवर्स, जो ये डायोड लाइट की वजह से करंट फ्लो करा है, और ये वाला जो करंट है ये लीकेज करंट वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, लीकेज करंट वाला पार्ट। ठीक है जी, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं किस तरह से चीजें बनती हैं। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट, ध्यान से देखो। फोटो डायोड जो करंट होता है वो हमेशा N से P फ्लो होता है। मतलब अगर मैं ये डायोड बनाऊं, ये देखिए, ये P साइड होती है, ये N साइड होती है। तो फोटो डायोड करंट जो होता है ये N से किसकी तरफ फ्लो होता है, P की तरफ। याद रखना ही, N से P की तरफ। फोटो डायोड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम N टू P। जैसे नॉर्मल करंट डायोड में P टू N फ्लो होता है, लेकिन फोटो डायोड क्योंकि रिवर्स करंट है इसलिए N टू P फ्लो होगा। अच्छा, फोटो डायोड करंट एक किस तरह करंट है, डिफ्यूजन करंट है। किस तरह करंट है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन वर्ड याद रखना, डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब चार्ज कैरियर मूव करते हैं। मैं आपको बताया था एक बार डिप्लीशन लेयर के कॉन्सेप्ट में कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब होल ज्यादा है, मान लो होल लिखे, ये होल बबल से बनाते हैं ना, और इधर अगर होल कम है तो डिफ्यूजन की वजह से ज्यादा होल कम होल की तरफ जाएंगे। ये नेचुरल फिनोमिना है। जब ज्यादा चीज कम चीज की तरफ जाती है तो उसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो फोटो डायोड का करंट हमेशा डिफ्यूजन करंट होता है। कौन सा करंट होता है, डिफ्यूजन। राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट डायोड है, बाकी पॉइंट छोड़ देंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं। एवलांच फोटो डायोड। कौन सी डायोड, एवलांच फोटो डायोड। हमारे पास दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। क्या होता है, ब्रेकडाउन में पढ़ेंगे कि ब्रेकडाउन क्या होते हैं। लेकिन अभी से ये समझ लेते हैं कि ब्रेकडाउन के अंदर डायोड जब ब्रेकडाउन करती है, या तो वो एवलांच ब्रेकडाउन होता है, एवलांच ब्रेकडाउन होता है, या फिर जीनर ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, तो अगर 2 मिनट के लिए आप मान लो कि हमें ऑलरेडी पता है ब्रेकडाउन क्या होते हैं, रिवर्स बायस में डायोड के अंदर जो जंक्शन का ब्रेकडाउन होना होता है वो दो चीजों की वजह से होता है, तो अवलांच वजह से होता है या फिर जिनर की वजह से होता है। तो अवलांच इफेक्ट पे बेस्ड है आपका जो अवलांच फोटो डायोड। राइट, हमेशा याद रखना, अवलांच फोटो डायोड। अवलांच वर्ड आपने कहाँ सुना है, आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, यस और नो। उसमें सडनली ना एकदम क्या होता है, वो जब उसको वो ऊपर से स्टोन पत्थर गिराता है तो ऊपर से एकदम से ना बहुत सारी आइस जो होती है उसके पीछे चल पड़ती है, तो फिर वो भागता है। क्या उसका जो एक्टर होता है, तो उसके पीछे पीछे क्या चलती है, आइस चलती रहती है, तो बड़ी मुश्किल से वो निकल पाता है। अवलांच होता है सडनली बहुत ज्यादा से हवा आ जाना या फिर कुछ स्नो आ जाना। स्नो के लिए ज्यादातर यूज करते हैं अवलांच। अवलांच आ गया भाई, एक तरह का तूफान होता है, बर्फ का तूफान जो रास्ते में जो है सबको उखाड़ देता है। तो अवलांच इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवलांच। अवलांच आ गया, अपने घर में अपने काम करना, डिक्शनरी पे वर्ड चेक करना, अवलांच का बेसिक मीनिंग क्या होता है डिक्शनरी में। ठीक है जी, चलिए। वन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायोड जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, दैट इज जीनर ब्रेकडाउन, जीनर डायोड, सॉरी जीनर डायोड। एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है
जिसपे पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जिनर डायोड का सिंबल देख लें, ये सिंबल है, जेड बना होता है, और हमेशा यहाँ नेगेटिव बना दो, यहाँ पॉजिटिव बना दो, इसके ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है वीबीआर। क्या लिखी होता है? जिनर डायोड के साथ हमेशा एक वीबीआर वर्ड लिखा होता है। वीबीआर वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। जिनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में यूज होती है, ये बात याद रखना। जिनर डायोड के साथ ये होता है, जिनर डायोड के साथ ये होता है, अगर जिनर डायोड, ये जिनर डायोड लगी हुई है, अगर ये रिवर्स बायस में आपने लगा रखी है, रिवर्स बायस दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट पी है, पी को एन दे रखा है, ये वाला जो लाइन है इसको पी पॉजिटिव दे दिया मैंने, रिवर्स बायस हो गई। इसके ऊपर वीबीआर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वीबीआर। जिनर डायोड अपने अक्रॉस वही वैल्यू देती है जितना इसका वीबीआर हो। अगर जिनर डायोड का वीबीआर 10 वोल्ट है तो हमें लोड में कितनी वोल्टेज मिल जाएगी? 10 वोल्ट मिल जाएगी। जिनर डायोड का ब्रेकडाउन जो होता है वही ब्रेकडाउन आउटपुट वोल्टेज होती है। एक चीज याद रखना, अगर जिनर डायोड रिवर्स बायस होगी तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर यहां पर 12 वोल्ट लिखा होता, पर यह कंफर्म है यहां पर 12 वोल्ट ही मिलती है हमें आउटपुट में। लेकिन एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर बाई चांस आपके पोलैरिटी आपने ऐसे कर दी इस तरह से, तो जिनर डायोड देखिए यहां पर ये पी वाले पार्ट को पॉजिटिव आ गया, जिनर डायोड हो गई फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में जिनर नॉर्मल डायोड कितना एक्ट करती है। फॉरवर्ड बायस में जिनर डायोड नॉर्मल डायोड, देखिए अगर जिनर डायोड आपने फॉरवर्ड बायस कर दी तो जिनर डायोड से आपको जो मिलने वाला वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। ये बात याद रखना, सिलिकॉन से बनी होती है ना ये। लेकिन अगर जिनर डायोड रिवर्स बायस है, क्या है? अगर जिनर डायोड रिवर्स बायस है, ये तो फॉरवर्ड बायस में यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और अगर जिनर डायोड आपने रिवर्स बायस कर रखी है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो जिनर डायोड की जो आउटपुट वोल्टेज है उसके ब्रेकडाउन के इक्वल आएगी। जो भी वहां ब्रेकडाउन लिखा हुआ है वही उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमेशा वोल्टेज रेगुलेटर में जो डायोड यूज होती है वो आपकी जिनर डायोड होती है। कौन सी डायोड होती है? जिनर डायोड। इसके बाद ट्रांजिस्टर स्टूडेंट अभी करेंगे हम, ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग में है। सोलर एनर्जी, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स हैं, कोल है, अपनी पेट्रोल है, डीजल है, लगातार इनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। तो अब हम कन्वेंशनल सोर्स को छोड़कर नॉन कन्वेंशनल सोर्स पे जा रहे हैं। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल सोलर सेल है। तो एक चीज याद रखना, सोलर सेल का सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछेगा किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटो डालने से, फोटो मतलब लाइट डालने से, फोटोन डालने से, फोटो लाइट को बोलते हैं, लाइट डालने से सोलर सेल में वोल्टेज बन जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। एक सेकंड रुकिए, जिनर डायोड का प्रिंसिपल रह गया था, टनलिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट, टनलिंग इफेक्ट क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन लेटर। ओके, एक काम किया करो, अगर आपको लगे कोई टॉपिक मैं नहीं बता पा रहा हूँ उस टाइम आपको रनिंग क्लास में, तो आप उसको लिख लिया करो, मुझे कमेंट में लिख दो, ग्रुप में हो आप लोग, वहां पर लिख सकते हो मुझे। ठीक है, चलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीजें एक टॉपिक में जो मेरे मेरे मैं वही क्वेश्चन वही लाइन पढ़ता हूँ जो यूजुअली एग्जाम में आती है। समझ में आया? अगर मैं पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ने लग जाऊं तो मुझे 4 या 5 साल लगेंगे। आपको समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हमारे पास टारगेट है, अगर 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो 80 से 90 मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यहीं से आए क्लास से। वो तभी पॉसिबल है जब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़े, राइट? अदरवाइज इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट है किसका? सोलर सेल का। अच्छा, तो आपको पता ट्रैफिक सिग्नल वगैरह में यूज करते हैं आजकल, तो डोमेस्टिक घरों में भी यूज करते हैं सोलर सेल। हमेशा याद रखना इस तरह की चीजें यहाँ पर यूज होगी फोटोवोल्टाइक सोलर सेल में। ठीक है, और जो सोलर सेल एसई सेलेनियम निकल कैडमियम और पीबीएस ये इस तरह की हमारी लेड सल्फाइड बोलते हैं, ये वाली लेड सल्फाइड सोलर सेल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हो गया ना, ये टॉपिक हो रिपीट हो रहा है। लेजर, लेजर की फुल फॉर्म याद रखना, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोहेरेंट लाइट होती बहुत दूर तक ये लाइट जाती है,
और इसका एक वर्ड याद में याद रखना, ये स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड दोनों होती है, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड दोनों होती है। ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर, तो उस वहां पर ये पढ़ते होते हैं। और वहीं पर एक टॉपिक वर्ड लिखा हुआ है पॉपुलेशन इन्वर्जन, किस के अंदर यूज होता है, तो आप बोलेंगे लेजर के अंदर। पॉपुलेशन इन्वर्जन किस में यूज होता है, लेजर में। हालांकि लेजर वाला टॉपिक एज सच बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन मैं फिजिक्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि लेजर का फुल फॉर्म तो कम से कम पढ़ के जाना आप, ठीक है। हम वापस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। वरेक्टर डायोड, वरेक्टर डायोड एक ऐसी डायोड है जो डायोड के अंदर इस तरह का सिंबल होता है इसका, ये इस तरह का सिंबल होता है। ऑलवेज यूज रिवर्स बायसिंग, ऑलवेज यूज रिवर्स बायसिंग। डायोड के अंदर दो तरह की कैपेसिटेंस पाई जाती है, सीडी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और सीटी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। याद रखना, जब हम डायोड के साथ ऑपरेट करते हैं तो डायोड के अंदर इस तरह का कैपेसिटेंस फॉर्मेशन होता है, ये वाला कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक मटेरियल, एरिया ऑफ द प्लेट, ये प्लेट से, और इनके बीच का डिस्टेंस। तो इस तरह का फिनोमिना डायोड के अंदर जब बनता है, दो तरह के फिनोमिना बनते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हमेशा डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायस में आती है, और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हमेशा डायोड में रिवर्स बायस में आती है। अब यहां पर जो रिवर्स बायस में कैपेसिटेंस आई सीटी, यही प्रिंसिपल बन जाता है किसका, वरेक्टर डायोड का। तो एक बार पेपर में पूछा था क्वेश्चन कि वरेक्टर डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आंसर लिखना था सीटी। सीटी नहीं लिखा तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन आप लिख पा रहे हो साथ साथ, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ये लिखा है मैंने, सीटी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। आई होप यू गॉट द आंसर, ठीक है जी। पैरामीट्रिक एम्पलीफायर, लो नॉइस एम्पलीफायर में ये यूज होता है, ठीक है जी। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ जी, यहां तक समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत? जस्ट वेट स्टूडेंट, 2 सेकंड। ओके, 2 सेकंड के लिए शायद स्क्रीन नहीं दिखेगी आपको, 2 सेकंड के लिए रुकिए। बस 2 सेकंड रुकिए।
नाउ रिज्यूम, चेक करिए ऑडियो वीडियो आगे हो। चलिए हाँ जी, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई एक बार। तो क्या ये क्वेश्चन है, इन ए पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन रीजन बिकम नैरोअर। अब यहाँ अच्छा कंसेप्ट है भाई। देखिए पीएन जंक्शन डायोड, जब भी कोई पीएन जंक्शन डायोड होती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर अच्छा कंसेप्ट है। ये कोई पीएन जंक्शन डायोड है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं पीएन जंक्शन डायोड बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह का ना बॉक्स बना लो एक, ठीक है। तो मान लो ना ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट आपका पी है और ये वाला पार्ट आपका एन है। तो पी में बहुत सारे क्या होते हैं बताओ, होल्स। पी में किसकी मेजोरिटी होती है, होल्स की। होल्स को किससे लिखते हैं, बबल से। एन में किसकी मेजोरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की। किसकी मेजोरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखिए जैसे पी और एन को आप मिलाओगे तो इमीडिएटली होल किधर जाना चाहेंगे, कम होल की तरफ। इधर कम होल है, यहां पर थोड़े होल रख दो आप। ये कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस। जब ज्यादा होल कम होल की तरफ जाएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन किस साइड जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इस साइड, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, इस साइड कम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। होल जहां ज्यादा है कम होल की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां कम इलेक्ट्रॉन की तरफ होने की कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, हाई से लो की तरफ जाना। और कब तक जाएंगे, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं तो यहां पर एक बन जाती है बीच में एक डब्ल्यू, वॉल बन जाती है। डब्ल्यू वॉल, वॉल होता है ना, वॉल, दीवार बन जाती है। इसी वॉल को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। एक बार पेपर में एक क्वेश्चन आया था, डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है, आंसर करना था ड्यू टू डिफ्यूजन। आंसर करना था डिफ्यूजन किसकी वजह से बनती है, डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है। डिप्लीशन लेयर बनती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ड्यू टू, डिप्लीशन लेयर के बनने का कारण होता है ड्यू टू डिफ्यूज, डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन ड्यू टू डिफ्यूजन। वर्ड बताया था ना, पहले क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, डिफ्यूजन वर्ड आज बताया भी था। डिफ्यूजन क्या, मैंने कहा था आगे भी बताऊंगा। डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, याद रखना, मैन्योरिटी नहीं, मेजोरिटी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ये भी बात याद रखना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो कौन सा लिखूं, पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर कब बनता है, नहीं यहां तो कुछ और ही पूछा है ना। डिप्लीशन लेयर नैरोवर हो जाता है, छोटा हो जाता है। अच्छा सुनिए, डिप्लीशन लेयर को डब्ल्यू से लिखते हैं ना। देखिए अगर डिप्लीशन लेयर को आपको छोटा करना है तो आपको क्या कर दो, इसके साथ फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड बायस को बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ ही पूछा है पीएन जंक्शन डायोड में अगर डिप्लीशन लेयर डब्ल्यू को आप नैरोवर करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, कम करने का मतलब अगर विड्थ कम करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड बायस क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये इसका आंसर है। अगर 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 इस क्वेश्चन में ये लिखा होता इन पीएन जंक्शन डायोड डिप्लीशन लेयर बिकम नैरोवर की जगह लिखा होता वाइडर, क्या लिखा होता, वाइड करनी है, बड़ी करनी है, तो पता क्या करेंगे, डिप्लीशन लेयर डब्ल्यू को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, तो रिवर्स बायस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रही है, रिवर्स बायस इंक्रीज होगी तो डब्ल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर कट कर दो बाकी, क्योंकि हमें तो नैरोवर के हिसाब से करना है ना आंसर। क्लियर है, क्लियर है भाई।
लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा कि डायोड में फॉरवर्ड बायस में कौन सी कैपेसिटेंस आती है, तो ये आंसर करना है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन होती है, और रिवर्स बायस में कौन सी कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। भूल मत जाना इन चीजों को। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन देख लो एक बार, चेक कर लो। हाँ जी, व्हाट इज द टिपिकल नी वोल्टेज या टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड। याद रख लो, सुन लो मेरी बात। जब भी कोई डायोड है और वो सिलिकॉन की बनी हुई, अगर सिलिकॉन डायोड आपकी प्रैक्टिकल है, क्या है प्रैक्टिकल, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। दो तरह की डायोड होती है, दो तरह की डायोड होती है। एक डायोड होती है आइडियल, एक डायोड होती है प्रैक्टिकल। क्या होती है? आइडियल होती है जो हम बना नहीं सकते, और प्रैक्टिकल होती है जो हमने बनाई है। तो अगर आपने सिलिकॉन की डायोड आइडियली बनाई, तो फॉरवर्ड बायस करने में जो डायोड का नी वोल्टेज होता है वो जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है? जीरो। कितना होता है? जीरो हो जाता है जी। कट इन वोल्टेज, ये डायोड का कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। सिलिकॉन डायोड को अगर आइडियल है तो फॉरवर्ड बायस करने में, आइडियल के केस में जिसका कट इन वोल्टेज है वो जीरो होता है। लेकिन अगर सिलिकॉन की डायोड आपने फॉरवर्ड बायस कर रखी है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कट इन वोल्टेज बनेगा, क्योंकि डायोड के अंदर अभी डिप्लीशन लेयर बना हुआ है। क्या बना? उस डिप्लीशन लेयर की वजह से अंदर 0.7 वोल्ट वोल्टेज हमारी बनेगी बनेगी। अरे अभी तो बताया था डिप्लीशन लेयर, इसकी वजह से यहाँ पर जो बिल्ट इन वोल्टेज बनेगी वो 0.7 वोल्ट होगी। कितनी होगी? 0.7 वोल्ट। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। अच्छा, अगर हो सकता है यहाँ पर सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम लिखा आता तो क्या लिखा आता? तो जर्मेनियम लिखा आता तो क्या करते? बताओ। अगर जर्मेनियम लिखा आता तो क्या करते? क्या करते बताओ। देखिए, अगर यहाँ जर्मेनियम लिखा होता तो आप क्या करते? जर्मेनियम लिखा आता तो आप क्या करते? रिवर्स बायस, नहीं सॉरी, फॉरवर्ड बायस होता है यहाँ पर, और कट इन वोल्टेज तब भी जीरो लिखते। लेकिन उस टाइम कट इन वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है 0.2 या फिर 0.3, ये दो वैल्यू लिख सकते थे आप। अभी हमें जो नी वोल्टेज पूछा है वो सिलिकॉन डायोड की पूछा है, तो आंसर क्या है? ये वाला। अगर सिलिकॉन की जगह यहां जर्मेनियम लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता? बी। क्या हो जाता? बी। हाँ जी, समझ में आ रहा है जी? एक बार जल्दी से बताओ, चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। इन द एक सेकंड। हाँ जी, इन द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट इज मेनली ड्यू टू। भाई आ गया क्वेश्चन। आपको बताया था मैंने, जब डायोड रिवर्स बायस होती है या डायोड फॉरवर्ड बायस होती है, तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा फ्लो होता है? लीकेज करंट। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या बनेगा? इस करंट की बात कर रहा है, क्या ये करंट है? ऑप्शन में लिखो चलो। क्या ये मेजोरिटी होता है? क्या ये माइनॉरिटी होता है? क्या मेजोरिटी माइनॉरिटी बोथ होता है, या ना इधर होता है? आप कमेंट में लिख भी सकते हो, और आंसर लिखा भी पड़ा है। कितनी बार बताया था? लीकेज करंट मैन्योरिटी चार्ज कैरियर करंट होता है। क्या होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट होता है। और जो फॉरवर्ड करंट होता है, फॉरवर्ड करंट होता है वो होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर। फॉरवर्ड करंट होता है डायोड का मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और जो रिवर्स करंट होता है वो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये वही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट होता है जो नैनो एम्पियर में फ्लो होता है सिलिकॉन के केस में, और माइक्रो एम्पियर में फ्लो होता है जर्मेनियम के केस में। यस और नो? और आई नोट जो होता है हमेशा इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। आई नोट की वैल्यू डबल होती रहती है। आई नोट ऑलवेज इज डबल। आई नोट डबल कर जाता है, डबल हो जाता है अगर हम 10 डिग्री सी टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ आई नोट की वैल्यू 10 नैनो एम्पियर है। कितनी है?
आई नोट की वैल्यू 10 नैनो एम्पियर है। कितनी है? 10 नैनो एम्पियर। तो आई नोट की वैल्यू 10 नैनो एम्पियर है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब 20 डिग्री सी पे कितना है? 20 डिग्री सी पे। तो अब अगर आपको पेपर में पूछे आई नोट की वैल्यू 30 डिग्री सी पे कितनी होगी, तो 10 20 से 30 बढ़ा, टेम्परेचर 10 बढ़ा, 10 से कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। अरे 10 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ने पर आई नोट डबल हो जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट है, मनियोटी चार्ज कैरियर करंट है। क्या है? मनियोटी चार्ज। तो इसका आंसर होगा पीएन जंक्शन डायोड करंट इज मेनली ड्यू टू कौन सा? रिवर्स सैचुरेशन is always a minority charge carrier current depend only on temperature, always depend only on temperature। बात याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वी हैव, चलिए ए सेमीकंडक्टर डायोड इज कंसिडर्ड टू बी नॉन ओमिक। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जितने भी सेमीकंडक्टर फैमिली है, चाहे वो पीएन जंक्शन डायोड है, बीजेटी, जेफेट, एससीआर, सब के सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। सब के सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अगर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, ओम्स लॉ क्या होता है? वी और आई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो जितने भी सेमीकंडक्टर हैं सब के सब नॉन ओमिक हैं। क्या है? नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। लीनियर नहीं है ये डिवाइस। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो लीनियर बनते हैं, और लीनियर के केस में इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनता है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, स्ट्रेट लाइन बनता है वी और आई के बीच में। तो ये कह रहा है सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर के साथ यहाँ बीजेटी लिखा हो, डायोड लिखा हो, जेफेट हो, मोसफेट हो, सब के सब नॉन ओमिक होते हैं, उनमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। जहां जहां स्ट्रेट लाइन बनेगी वहां वहां ओम्स लॉ फॉलो होता चला जाएगा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है नॉट ए स्ट्रेट लाइन। किसमें भाई? सेमीकंडक्टर डायोड में। सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। उसका वीआई ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, आप देखना, इस तरह से बनता है। तो यहां स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, ये बात याद रखना। ठीक है जी, चलिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर डायोड? हाँ जी, वही जो नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड होती क्या करती है? डायोड का जो हम सर्किट बनाते हैं, आपने सुना होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सुने कि नहीं सुने? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या करता है? एक हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? या फुल वेव रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर डायोड उसमें यूज होती है। ये एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं? एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं? डीसी में। बाकी डिटेल रेक्टिफायर, सॉरी सॉरी सॉरी, सी आएगा ना इसका आंसर। रेक्टिफायर क्या होते हैं, क्या इनके अंदर पीक इनवर्स वोल्टेज, पीआईवी का कंसेप्ट होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो मैं रेक्टिफायर की क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर डायोड का एक ही होता है, एसी टू डीसी। जैसे हम अगर मशीन की बात करें, वहां पर एक कम्यूटेटर डिवाइस होता है, वो दोनों ही काम करता है, एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में भी। मैकेनिकल रेक्टिफायर इन्वर्टर दोनों बोलते हैं कम्यूटेटर को, जो मशीन में यूज होता है, डीसी मशीन में खासकर। ठीक है, वो बात वहीं पर करेंगे, अभी तो नहीं जा रहे वहां पर। हाँ जी, फिर आ गया क्वेश्चन जीना डायोड का। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बात आप बताइए, अगर मैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट 1 सेकंड रुकिए, आप इसका आंसर करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन ए जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्रेकडाउन। रिवर्स ब्रेकडाउन का मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात कर रहा है। इट एक्ट एज ए करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, ऑसिलेटर और स्विच। आंसर कमेंट में करिए, चलिए आंसर कमेंट में कर दीजिए, आंसर कमेंट में कर दीजिए। तो हमारे 2 मेजर चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं वन शॉट क्लास में। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे इसका, बीजेटी वाला। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। जिनर डायोड बताया था, जिनर डायोड जब बता रहा था, करंट एम्पलीफायर की तरह काम करती है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करती है, ऑसिलेटर की तरह काम करती है, स्विच की तरह काम करती है। हाँ जी, वोल्टेज रेगुलेटर क्या करती है? ऑलरेडी थ्योरी में आ चुका है टॉपिक ये। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? वोल्टेज रेगुलेटर। बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड। तो सारे कट करो बाकी ऑप्शन, ये वाला ठीक है। और जीनर डायोड जब जब मैं कोई, जैसे मैं आपको बताया भी था कि जीनर डायोड को जब आप वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कब करेगी, इस तरह से जीनर डायोड लगी हुई है, इसके अंदर जो वीबीआर वोल्टेज होती है, ये तभी काम करेगी जब ये इस ट्रायंगल को आप नेगेटिव दोगे और यहाँ पर पॉजिटिव लगाओगे। तो अब ये रिवर्स जितना भी वीबीआर की वोल्टेज है 10 वोल्ट है, तो अपनी आउटपुट में कितना देगी?
अगर यहाँ 10 वोल्ट लिखा है तो आउटपुट में भी 10 वोल्ट मिला, तो वोल्टेज की फिक्स वैल्यू मिल रही है, यहाँ 10 तो यहाँ पे भी 10। अगर सप्लाई में, पीछे से सप्लाई में मान लिया अभी 15 वोल्ट दे दिया आपने सप्लाई में, तो यहाँ पर क्या बनी हुई है 10 वोल्ट। सप्लाई में आपने 20 वोल्ट दे दिया, यहाँ पर क्या बनी हुई है 10 वोल्ट। सप्लाई में 25 वोल्ट दे दिया, तभी भी क्या बनी हुई है 10 वोल्ट। तो रेगुलेट हो रही है वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज जा रही है आउटपुट में, जब जेनर डायोड किसमें है, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में जेनर डायोड को हम क्या कहेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर कहेंगे। सप्लाई में वोल्टेज जो मर्जी चल रही हो, विनर जीनर डायोड जिस लोड के अक्रॉस आपने लगाई है, उस लोड में फिक्स वोल्टेज आएगी, और कितनी आएगी, जितना उसका वीबीआर है, जितना उसका वीबीआर है। वीबीआर की फुल फॉर्म होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। नेक्स्ट, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये क्या बात हुई भाई, ये तो बता दिया आपको। अगर एन टाइप है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑलरेडी कंप्लीट। पी टाइप में ही बता दिया था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या बात है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, लो इसको हटा लेता हूं मैं क्वेश्चन को ना, ये लो उसका आंसर हटा लेता हूं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसका, रिवर्स सैचुरेशन करंट का। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या भाई, आई नोट होता है। तो क्या होगा भाई, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आप मुझे बताइए आई नोट की वैल्यू, लीकेज करंट भी बोलते हैं इसको, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, रिवर्स बायस में फ्लो होता है वो वाला करंट भी होता है। इसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, आई नोट की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई नो चेंज आएगा, कमेंट करिए। टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट होता है। इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, लीकेज करंट हमेशा डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सी। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आई नोट भी बढ़ रहा है, तो क्या आंसर आएगा, ऑलरेडी अभी बता दिया। हाँ जी, मनप्रीत सी, गुड जी गुड। इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज, अभी तो बताया डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सी, अभी बोला था ना कि डबल आई नोट की वैल्यू, बोला था ना, इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, डबल फॉर एवरी 10, अगर आई नोट डबल हो जाएगा, ये क्या ही लिखूं मैं यहाँ पर, डबल फॉर 10 डिग्री सी लिखा था ना, लास्ट क्वेश्चन में कहीं किया होगा, देखो कहीं लिखवाया होगा, ये देखिए ये लिखा हुआ। हाँ जी, सेटिस्फाई, क्लियर है जी। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए अगर स्टूडेंट ध्यान से सुनो, अगर कोई रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर आ गया आपके पास, उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लिया जो भी है 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 होगी, याद रखना। जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा किसके इक्वल आती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी की इक्वल। अगर यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी 100 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 100 ही होगी, 100 ही होगी। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में देखो, चाहे वो सेंटर टैप है चाहे वो ब्रिज है, इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी का हमें हमेशा डबल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डबल। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट में 50 है तो आउटपुट में रिपल या आउटपुट जो होगी वो 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100। देखो लिखा ना, एफ आई है इनपुट, इनपुट का डबल कर रहा है आपने। इनपुट में अगर 100 दे रखा है, 100 दे रखा है, तो आउटपुट में क्या कर देना, 200 कर देना। इनपुट में अगर 200 लिखा हुआ है तो आउटपुट में 400 कर देना, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर दे रखा है, इनपुट में 50 है तो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 50 का डबल कितना होता है, 100। क्लियर है। और अगर यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर की जगह हाफ वेव रेक्टिफायर लिखा होता तो इसका आंसर पता क्या होता, बी होता। क्या होता, बी। 50 का 50 आ जाता। अब करेंगे हम बीजेट शो, अब हम करेंगे बीजेट शो। उससे पहले ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, फिर स्टार्ट करेंगे।
हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास रिज्यूम। आ जाओ भाई सारे एक बार ना। तो बीजेटी मैंने कहा भी था पहले भी आपको, क्लास रिज्यूम है भाई। ये ब्रेक हटा रहा हूं मैं यहाँ से। तो बीजेटी की फुल फॉर्म, हाँ जी, बीजेटी की फुल फॉर्म है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या फुल फॉर्म है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बी फॉर बाईपोलर, बाईपोलर, जे फॉर जंक्शन, टी फॉर ट्रांजिस्टर। इसको इन्वेंट किया था तीन साइंटिस्ट हैं, विलियम शोकले, बैर्टिन और बैर्डिन। हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी चलो पता होना चाहिए आपको। इन्वेंट हुआ था ये 1947 के आसपास, ठीक है, इसकी इन्वेंशन हुई थी। इससे पहले आया करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। जिन्होंने आईसीटी की क्लास लगाई होगी ना उनको बताया भी था मैंने, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आई, फिर बीजेटीज आई, फिर आपके आईसीज वगैरह आई, एफईटी वगैरह आई, ठीक है। तो दूसरी बात, बीजेटी के अंदर, बीजेटी को एक करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। सी पहला सीसीडी भी बोलते हैं, सी फॉर करंट, सी फॉर कंट्रोल, डी फॉर डिवाइस। तो बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस। दूसरा, बीजेटी नॉइसी है। किसकी वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब बात मेरे ध्यान से सुनो, आप कह रहे हो कि नॉइसी है, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसका मतलब ये हुआ ये वही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है जिसको मैं आई नोट कह रहा हूं। तो बीजेटी में लीकेज करंट तो होता ही है, यस और नो। ये लीकेज करंट कैसा है? एक माइनॉरिटी चार्ज कैरी करंट है। तो आज एक पॉइंट समझ में आया कि इस लीकेज करंट की वजह से अगर जहां पर भी ये प्रेजेंट होगा वहां पर डिवाइस नॉइसी होगा। क्या होगा? नॉइसी। अब ये क्लियर हो गया कि ये जो आई नोट है अनवांटेड करंट है, हमें नहीं चाहिए ये, लेकिन फिर भी ये आता है क्योंकि बाइपोलर है। जहां मेजोरिटी है वहां माइनॉरिटी भी तो होगी। अगर मेजोरिटी कोई बना है तो माइनॉरिटी भी तो बनेगा कोई ना कोई। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, अगर 100 बच्चों में से 99 ने सिविल ले लिया, सिविल ब्रांच ले लिया, और एक ने इलेक्ट्रिकल ले लिया, मेरी बात समझ आई, तो मेजोरिटी में जो है वो सिविल वाले हो जाएंगे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रिकल वाला हो जाएगा। अगर आपने बोला एक माइनॉरिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेजोरिटी भी वहां पर है, ये सुनो। या तो आप कुछ भी ना बोलते, माइनॉरिटी मेजोरिटी वर्ड ही ना बोलते कि सारे के सारे बच्चे सिविल के हैं, तो कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी बनी नहीं, सेम यूनिफॉर्मिटी है वहां। तो मैं ये कह रहा हूं, जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट होगा तो वहां पर लीकेज करंट बनेगा और ये हमेशा नॉइसी होता है, ठीक है। एक दिक्कत हो रहा है इस आई नोट करंट से, मैं बताऊंगा आपको। एक पॉइंट तो समझ में आ गया, जब ये आई नोट करंट आएगा, लीकेज करंट जब भी आएगा, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, नैनो एम्पियर में होता है सिलिकॉन में, और माइक्रो एम्पियर में होता है जर्मेनियम में, ये बढ़ता है। ये हमें कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अब दिख रहा है आपको नॉइस आ रही है। क्या आ रही है? नॉइस। इसलिए बीजेटी ऑपरेशन नॉइसी होते हैं। क्या होते हैं? बीजेटी ऑपरेशन आर नॉइसी। अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए तो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ये बिल्कुल पूरी तरह से। बीजेटी जो ऑपरेशंस होते हैं ऑलवेज नॉइसी। क्लियर है? चलिए, दूसरा पॉइंट है थर्मल स्टेबिलिटी लेसर। ये भी पॉइंट इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, लीकेज करंट से। लीकेज करंट भी तो बोलते हैं आई नोट को। तो देखिए, मैं फिर पॉइंट बोल रहा हूं, आई नोट होने की वजह से आपका डिवाइस जहां जहां आई नोट होगा, जैसे डायोड में आई नोट होता है तो नॉइसी है, बीजेटी में आई नोट होता है, आई नोट लीकेज करंट नॉइसी होता है। अब दूसरा पॉइंट, जहां जहां ये आई नोट होगा वहां वहां टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्या? मैं आपको बताता हूं। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आई नोट करंट इंक्रीज करेगा, ये आप सब जानते हैं। अगर आई नोट इंक्रीज करेगा तो जंक्शन का जो टेम्परेचर है, जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करेगा। ऐसे टेम्परेचर अगर जंक्शन का इंक्रीज करेगा तो बीजेटी के अंदर जो पावर डिसिपेशन है वो इंक्रीज कर देगा, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा बीजेटी बर्न हो सकता है। बीजेटी बर्न हो सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि बीजेटी के अंदर ये ऑलरेडी खुद प्रेजेंट था, खुद बीजेटी के अंदर प्रेजेंट था, और बीजेटी ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लिया टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। इसी प्रोसेस को टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं थर्मल रनअवे। क्या बोलते हैं? थर्मल रनअवे, थर्मल रनअवे, थर्मल रनअवे। आपसे पेपर में पूछेगा थर्मल रनअवे किस में होता है, तो कंफर्म है बीजेटी में तो होता है। थर्मल रनअवे बीजेटी में होता है। जहां जहां आई नोट है, देखो आप डायोड की बात नहीं कर सकते, आप बीजेटी और एफईटी का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि बीजेटी एक एम्पलीफायर बन सकता है, एफईटी का भी एक एम्पलीफायर बनेगा या ऑसिलेटर बनेगा। तो बीजेटी के अंदर आई नोट होता है, इसलिए इसका थर्मल रनअवे होता है। एफईटी के अंदर आई नोट नहीं होता, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर, मोसफेट के अंदर, इसलिए वहां उसका कोई थर्मल रनअवे नहीं होता है। बीजेटी का क्योंकि थर्मल रनअवे बर्न आउट हो जाता है, इसलिए बीजेटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए बीजेटी का जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होता है, लेस होता है, लिखा भी है यहाँ पर।
थर्मल वर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर स्टेबिलिटी इज लेसर ड्यू टू लीकेज करंट। क्या ये बात समझ में आई? लीकेज करंट भी बोलते हैं और रिवर्स करंट भी बोलते हैं। तो क्या क्या पॉइंट समझ में आए? क्या क्या पॉइंट समझ में आए? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बीजेटी की फुल फॉर्म क्लियर है जी। बीजेटी की इन्वेंशन किसने की? क्लियर है जी। बीजेटी को सीसीडी बोलते हैं। सीसीडी का फुल फॉर्म करंट कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी का ऑपरेशन नॉइसी होता है। रीजन क्या है? आई नोट। बीजेटी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, बर्न अवे कर लेता है अपना, थर्मल स्टेबिलिटी कम है। रीजन क्या है इसका भी? लीकेज करंट। ये होना नहीं चाहिए। लीकेज करंट की अगर वैसे वैल्यू पूछे कोई, एक बार पेपर में पूछा था नैनो एम्पियर है, तो कौन सा मटेरियल यूज हुआ होगा? सिलिकॉन। इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में, तो कौन सा मटेरियल यूज हुआ होगा? जर्मेनियम। क्लियर है जी। अच्छा ये 2 पॉइंट और याद करो। बीजेटी में 3 रीजन होते हैं। एक होता है बीजेटी में एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। तो बीजेटी में डोपिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा डोपिंग होती है एमीटर की, उसके बाद डोपिंग होती है कलेक्टर की, और तीसरे नंबर पे होती है, सबसे कम होती है बेस में। तो डोपिंग केस में एमीटर की सबसे ज्यादा डोपिंग होती है, हाईएस्ट है, और बेस की क्या है जी? लोवेस्ट। तो एमीटर रैंक 1 में चला जाएगा, कलेक्टर रैंक 2 में, और बेस रैंक 3 में। एरिया के हिसाब से बीजेटी में सबसे ज्यादा एरिया होता है कलेक्टर का, उसके बाद होता है एरिया एमीटर का, और सबसे कम होता है एरिया किसका भाई? बेस का। तो जो आपका बीजेटी होता है उसमें एरिया में सबसे बड़ा कौन है? कलेक्टर, हाईएस्ट है, और बेस में सबसे कम कौन है? लोवेस्ट। तो बेस बेस डोपिंग की टर्म में भी सबसे छोटा है, और एरिया की टर्म में भी सबसे छोटा है। ठीक है जी। दूसरा एमीटर बेस कलेक्टर है ना, एमीटर बेस कलेक्टर। तो बीजेटी में क्या है? बीजेटी के 2 टाइप होते हैं, एक एनपीएन होता है या फिर पीएनपी होता है। क्या होता है? पीएनपी। तो एनपीएन के केस में बेस पी बनता है, और पीएनपी के केस में बेस एन बनता है। जो ट्रांजिस्टर एक्शन होता है हमेशा बेस में होता है। तो अगर एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, एनपीएन ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर एक्शन कहाँ होगा? पी में। पीएनपी ट्रांजिस्टर में ट्रांजिशन एक्शन कहाँ होगा? एन में, बीच में। तो ट्रांजिशन एक्शन इन द बीजेटी ऑलवेज बेस रीजन, इन द बेस रीजन। एक बार कमेंट में बता दो चीजें समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? यस और नो भाई? चलिए गुड। ओके देखिए, बीजेटी के अंदर 2 जंक्शन होते हैं, एक एमिटर जंक्शन होता है, एक कलेक्टर जंक्शन होता है। अगर मैं यहाँ पर बीजेटी बनाऊं यहाँ पर, तो ये वाला जंक्शन, देखिए अगर मैं इसको एनपीएन कहूंगा, मान लिया, एक बात याद रखना, एनपीएन या पीएनपी कुछ भी लो, 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। एक बात बताओगे मुझे, बीजेटी के अंदर कितने डिप्लेशन लेयर होती हैं? बताओगे? बीजेटी के अंदर डिप्लेशन लेयर, देखिए एक तो पीएन यहां बना है, तो एक डिप्लेशन लेयर तो यहां बनेगी, और एक पीएन यहां बन रहा है, तो बीजेटी के अंदर 2 डिप्लेशन लेयर होती है। एक डब्ल्यू ये होगी, इसको W1 मान लो। तो बीजेटी के अंदर 2 डिप्लेशन लेयर होती हैं। यस और नो? बीजेटी के अंदर कितने जंक्शन होते हैं? 2 जंक्शन होते हैं ना, पी और एन, एन पी। अरे एन और पी एक बार यहां मिला और एक बार यहां मिला, जितनी जंक्शन होंगे उतनी डिप्लेशन लेयर होंगे। डिप्लेशन लेयर कहां बनती है? पीएन जंक्शन पे बनती है। तो बीजेटी के इस वाले जंक्शन को बोलते हैं, ये वाला पहला जंक्शन, पहली ये वाला पार्ट एमीटर है, दूसरे वाला सेंटर वाला पार्ट बेस होता है, थर्ड वाला पार्ट कलेक्टर होता है। तो एमीटर और बेस जहां पर मिले, तो अब बेस क्योंकि छोटा है, छोटे से हम नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े का नाम लेते हैं। जैसे घर में 2 बच्चे, तो बड़े वाले बच्चे पे फैमिली का बोलते हैं उनके घर जाना है। तो जो यहाँ एमीटर और बेस की अगर बात करें, तो इस जंक्शन का नाम, वैसे एमीटर भी मिला है यहाँ पर और बेस भी मिला है, लेकिन यहाँ नाम इसका क्या लेंगे? एमीटर जंक्शन नहीं लेंगे। जब कलेक्टर और जंक्शन मिलते हैं, कलेक्टर और बेस, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्या मिला? कलेक्टर और बेस मिल रहा है, इस रीजन में कलेक्टर और बेस मिल रहा है, लेकिन इसका नाम क्या पड़ेगा? बेस तो छोटा है, नाम इसको कलेक्टर जंक्शन ही कहेंगे। तो बीजेटी के 2 जंक्शन होते हैं, एक एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। जंक्शन क्या है? पीएन जंक्शन की बात कर रहा है। तो बीजेटी के अंदर अगर आपके एमीटर जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया, क्या कर दिया? रिवर्स बायस कर दिया,
तो बीजेटी एक एम्पलीफायर या ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एम्पलीफायर या ऑसिलेटर। इसको बोलते हैं बीजेटी एक्टिव रीजन में है। किसमें? ट्रांजिस्टर एक्शन मोड में है, एक्टिव मोड में। किस मोड में? लिख लो यहाँ पे, एक्टिव मोड। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, बीजेटी किस मोड में है अभी? जब एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर एक्शन, या फिर एक्टिव मोड। मोड बीजेटी का कौन सा मोड चल रहा है? एक्टिव मोड। और पेपर में क्वेश्चन आया, एम्पलीफायर की तरह जब बीजेटी काम करता है तो कौन सा एक्शन होता है? एक्टिव मोड। और एमिटर जंक्शन उस टाइम फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। या ऑसिलेटर की तरह भी सेम चीज है। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ फीडबैक का फर्क होता है। एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक होती है और ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होती है, बस यही फर्क है, अदरवाइज चीजें सेम। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, बीजेटी ऑन स्विच कितने कब काम करता है? तो जब दोनों जंक्शन एफ बी फॉरवर्ड बायस और फॉरवर्ड बायस है, और ये प्रॉपर्टी बीजेटी की लो रेजिस्टेंस वाली होती है। अगर दोनों जंक्शन आपने रिवर्स बायस कर दी तो हाई रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा बीजेटी ऑफ स्विच। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि बीजेटी ऑन स्विच की तरह काम कब करता है? दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने चाहिए, ये इसका आंसर है। ऑफ स्विच की तरह काम कब करता है? दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होने चाहिए। एक्टिव मोड एम्पलीफायर की तरह काम कब करता है? एक जंक्शन एमिटर वाला फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन वाला रिवर्स बायस। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अगर हम बीजेटी के ये वाला एमिटर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दें, मतलब एक्टिव का उल्टा, देखो यहाँ फॉरवर्ड बायस है, यहाँ रिवर्स कर दिया, यहाँ रिवर्स है तो फॉरवर्ड बायस कर दिया, इसको बोलते हैं इनवर्स एक्टिव मोड। जिस तरह से इसको एक्टिव बोल रहे हो ना आप, इसको इनवर्स एक्टिव बोलते हैं, रिवर्स ऑफ एक्टिव। उल्टा कर दिया ना, ये इधर आ गया, इधर आ गया। ये बीजेटी एटोनेटर की तरह काम करता है। एटोनेटर का मतलब वोल्टेज के लेवल को कम करने का काम जो बीजेटी जब करता है तो एटोनेशन की तरह काम करता है। उस टाइम एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस होता है और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। ये वाले पॉइंट जो टेबल अब इस टाइम बनी हुई है, इससे क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा यार। जितना मैंने अभी आपको बताया, इससे सारे से पॉइंट से क्वेश्चन आएगा यार। ठीक है। अच्छा, बीजेटी के अंदर जो करंट होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, आई नोट, आई मेजोरिटी प्लस आई मिनोरिटी, क्योंकि बीजेटी में दोनों करंट होते हैं। यस और नो? तो मेजोरिटी वाला करंट हम लिख लेते हैं, मेजोरिटी वाला करंट होता है बीटा आई बी। क्या होता है? जो बेस करंट है उसके साथ बीटा मल्टीप्लाई कर दो। ये बीटा क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये करंट गेन है। क्या है? करंट गेन है। बीजेटी का करंट गेन है कॉमन बेस के केस वाला, सॉरी कॉमन एमीटर, सॉरी स्टूडेंट। अगर कॉमन एमीटर में करंट गेन की वैल्यू में निकालूं, उस करंट गेन को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो बीजेटी के अंदर अगर आप बीटा को आईबी से मल्टीप्लाई कर दो तो मेजोरिटी करंट की वैल्यू आ जाएगी, प्लस 1 प्लस बीटा कर दो इंटू आईसीयू। तो ये जो करंट बन रहा है ना स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये माइनॉरिटी कैरियर करंट है बीजेटी का। तो बीजेटी के अंदर दोनों करंट आपको पता होने चाहिए। मेजोरिटी करंट बनता है बीटा आई बी वैल्यू से, और माइनॉरिटी की वैल्यू बनती है 1 प्लस बीटा इंटू आई नोट। आपको पेपर में मान लिया बीटा की वैल्यू दे रहा है और आई बी की वैल्यू दे रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? मेजोरिटी करंट। आपको पेपर में 1 तो चलो पता ही है आपको, 1 कॉन्स्टेंट होता है, बीटा की वैल्यू दे देगा और आई नोट की वैल्यू दे देगा। इन दोनों को सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो? माइनॉरिटी कैरियर की वैल्यू निकाल सकते हो। यस और नो? ओके। बीजेटी के अंदर जो पावर डिसिपेशन होता है, बीजेटी के अंदर जो वोल्टेज बनती है सी से लेके ई तक, कलेक्टर से लेके एमीटर तक, और जो बीजेटी के अंदर आउटपुट करंट फ्लो होता है आईसी, इन सब के मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे वीसी इंटू आईसी, तो जो बीजेटी का पावर डिसिपेशन है वो आपको नजर आ जाएगा। वी इंटू आई होता है ना पावर डिसिपेशन, वी इंटू आई, वीसी इंटू आईसी। तो ये फॉर्मूला है बीजेटी के अंदर पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करने का। ठीक है जी। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डज बीजेटी स्टैंड फॉर? मुझे लगता नहीं है कि इन क्वेश्चंस पे अब ज्यादा टाइम लगाना चाहिए मुझे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज बीजेटी इज हैवली डोप्ड? हाँ जी, हैवली डोप्ड कौन सा रीजन है भाई? हैवली डोप्ड रीजन एमीटर। और लेस डोप्ड अगर बोलता है, यहाँ हैवली डोप्ड की जगह लेस डोप्ड लिखा होता है, क्या लिखा होता है? लेस डोप्ड। तो उसका आंसर क्या होता है बताइए? अगर हैवली डोप्ड तो चलो आपने एमीटर बता दिया, लेस डोप्ड होता तो क्या क्या आंसर करते हैं आप बताइए? लेस डोप्ड के केस में क्या आंसर करते हैं? हाँ जी, बेस। गुड। लेकिन तब करते हैं जब आपका लेस डोपिंग होती है।
ठीक है। फिर क्योंकि क्वेश्चन में अभी आपको मैं यहां अलग से बना देता हूं ना, इसमें लिख देता हूं, अगर आप हैवली डोप्ड है तो आंसर एमीटर है। मैंने लिखा तो था एमीटर बेस कलेक्टर। तो अगर डोपिंग के हिसाब से, मिलावट के हिसाब से देखा जाए बीजेटी में सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? एमीटर की। फिर किसकी होती है? कलेक्टर की। और सबसे, तो अगर हैवली डोप्ड है तो आंसर कितना आएगा? एमीटर ही आएगा। और अगर लेस डोप, अच्छा अगर यहाँ पर एरिया लिखा होता, एरिया के हिसाब से बीजेटी में चेक करता, तो नंबर 1 में हैवली सबसे बड़ा एरिया, यहाँ लिखा था सबसे बड़ा एरिया, तो उस केस में यहाँ पर 1 में कौन होता? कलेक्टर। 2 में कौन होता? एमीटर। और सबसे नीचे कौन होता? बेस। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी देख लेना। ओके जी। विच ऑफ द ऑपरेटिंग मोड एमीटर जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन स्टूडेंट किसको बोलते हैं? एमीटर जंक्शन को बोलते हैं। एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, अभी भी करवाया था। एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो ऑपरेटिंग मोड पूछ रहा है, कौन सा मोड है बताओ भाई? कट ऑफ नहीं है, सैचुरेशन नहीं है, एक्टिव है इसका आंसर। क्या सबको क्लियर हो गया? अभी तो बताया था। एमिटर बेस जंक्शन भी बोल सकते हैं, खाली एमिटर जंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। अरे भाई ध्यान से सुनो ना, ये समझना ही नहीं चाह रहे हो। देखिए, अगर यहाँ पे मैं कोई बीजेटी बनाऊंगा तो यहाँ एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, तो इस जंक्शन को आप चाहो तो खाली एमिटर जंक्शन बोल दो, या फिर एमिटर बेस जंक्शन बोल दो। इस वाले जंक्शन को आप खाली कलेक्टर जंक्शन बोल दो, या फिर कलेक्टर बेस जंक्शन बोल दो। तो ये कह रहा है अगर एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, एक्टिव मोड एम्पलीफायर की तरह काम करता है इसमें, या फिर ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। एक्टिव मोड। अगर 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 ये कहता कि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो कौन सा मोड होता? देखो इसमें तो एक्टिव मोड है। अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते तो सैचुरेशन होता, इसका आंसर क्या होता? सेट मोड, सेट मोड जो बी में लिखा है। अगर दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होते तो इसका आंसर होता कट ऑफ मोड, ये वाला ऑप्शन है, कट ऑफ, ऑफ की तरह काम करता है। और अगर इसका यहाँ फॉरवर्ड की जगह लास्ट में रिवर्स बायस कर दूं, और यहाँ रिवर्स बायस है तो फॉरवर्ड बायस कर दूं, इसको बोलते हैं इनवर्स एक्टिव। क्या बोलते हैं? इनवर्स। ये वाला आंसर होता है लास्ट वाला। ठीक है जी। तो अभी क्योंकि सिर्फ हमें ये वाला पूछा हुआ है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर एक्टिव मोड बने। क्या बनेगा? एक्टिव मोड। चलिए, which terminal of BJT act as a primary control mechanism of current flow? विच टर्मिनल ऑफ बीजेटी, देखिए जो मेनली हमारा ट्रांजिस्टर एक्शन होता है वो बेस में होता है। कहां पर होता है? बेस में होता है। तो इसका आंसर बेस जाएगा। ठीक है जी। क्या जाएगा? सबस्ट्रेट्स की बात तो बीजेटी में होती नहीं, कलेक्टर में नहीं होता, एमीटर में नहीं। जो मेनली प्राइमरी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो सारा ट्रांजिस्टर एक्शन प्रोसेस होता है, वो बेस में होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। हाँ जी। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, पढ़िए क्वेश्चन को। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन द एमीटर। हाँ जी, बताइए कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब बता दिया आपको। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन द एमीटर, बताइए। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एमीटर वाला पार्ट होगा, ये बेस होगा, और ये कलेक्टर। तो ये कह रहा है एमीटर में क्या होंगे? एमीटर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे। क्या होंगे? एमीटर बनेगा एन। अब बताओ एन में मेजोरिटी किसकी होती है? एन में मेजोरिटी किसकी होती है? कमेंट में लिखो। एन में मेजोरिटी किसकी होती है? कमेंट में लिखो, जल्दी से लिखो। एन में मेजोरिटी किसकी होती है? एन टाइप में। होल की होती है कि इलेक्ट्रॉन की होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। यहां पर आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये पूछता बेस के अंदर मेजोरिटी किसकी, तो फिर पी की बात कर रहा होता है। पी में मेजोरिटी किसकी होती है? होल की। फिर कलेक्टर में अगर पूछ रहा होता तो कलेक्टर में क्या है? एन है। यहां पर भी एन में मेजोरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की।
अगर इस सेम क्वेश्चन में एनपीएन की जगह यहां लिखा होता पीएनपी, क्या लिखा होता एन, फिर ये पूछता कि एमिटर में किसकी मेजोरिटी है, तो ये एमिटर बन जाता, ये बेस बन जाता, ये कलेक्टर बन जाता। एमिटर में क्या है पी, और पी में मेजोरिटी किसकी होती है, फिर इसका आंसर क्या होता, होल्स होता। क्या होता, होल्स। पर अभी इसका आंसर होल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें एनपीएन पूछा। ठीक है जी, आयंस आंसर नहीं है, प्रोटॉन आंसर नहीं है। ठीक है जी, चलिए नाउ वी हैव एफईटी, नाउ वी हैव एफईटी। डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट टॉपिक पे आ गए एफईटी की। ठीक है जी, नाउ वी हैव एफईटी। हाँ जी स्टूडेंट्स, एफईटी की फुल फॉर्म देखिए। एफईटी देखिए, जब आपको याद होगा कि जब थोड़ा सा बीजेटी रेफरेंस लग लेते हैं, मैं बीजेटी लिख लेता हूं यहाँ पे, बीजेटी, बीजेटी सॉरी, बीजेटी में आपका जो बीजेटी होता है सीसीडी होता है। क्या होता है, सीसीडी, बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। उसी तरह एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। क्या होता है, दूसरा पॉइंट, बीजेटी के अंदर जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ना, इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। रीजन क्या है, क्योंकि बीजेटी का इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है। क्या होता है फॉरवर्ड बायस। जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो करता है ना उस केस में। तो बीजेटी का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, वहीं एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस, इंपीडेंस रेजिस्टेंस को बोल रहा हूं। क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा कम है, तो बीजेटी के अंदर जब रेजिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो क्या होगा, बीजेटी के अंदर ज्यादा हो जाएगा। वहीं एफईटी के अंदर जो करंट का फ्लो है कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। अरे भी रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, यस और नो। अब बीजेटी के अंदर अगर करंट का फ्लो ज्यादा है तो बीजेटी के अंदर जो पावर का डिसिपेशन है वो ज्यादा होगा, बीजेटी ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। वहीं एफईटी के अंदर इनपुट इंपीडेंस कम है, करंट फ्लो कम होगा, तो एफईटी के अंदर जो पावर डिसिपेशन है वो कम होगी। इसलिए आजकल अगर आपको कभी पूछ ले, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में एलईडी और एलसीडी का कंपैरिजन करवाया था, उसी तरह भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं बीजेटी और एफईटी का। बीजेटी का पावर डिसिपेशन ज्यादा होता है, एफईटी का पावर डिसिपेशन कम होता है। रीजन क्या है, एफईटी में इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है और बीजेटी में इनपुट रेजिस्टेंस कम है। एफईटी की वजह से फुल फॉर्म याद रखना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे बीजेटी का फुल फॉर्म बताया था, इसका भी लिख लो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, ये ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, हाई इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। एफईटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि मेजोरिटी माइनॉरिटी होती है, सिर्फ मेजोरिटी यूनिफॉर्म होते हैं। या तो पूरा करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा या पूरा करंट होल की वजह से बनेगा। तो बीजेटी जैसे बाइपोलर होते हैं, दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं। एफईटी हमारे, इसको कट कर दो, एफईटी हमारे यूनिपोलर होते हैं। क्या होते हैं, तो यूनिपोलर का मतलब उसमें एक तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे या होल होंगे। इसलिए एफईटी के अंदर ये जो करंट है, लीकेज करंट, ये नहीं बनता। बीजेटी एफईटी लेस नॉइसी क्यों है भाई, क्योंकि एफईटी में आई नोट ही नहीं है, इसलिए बीजेटी में तो आई नोट होता है, तो इसलिए आपका एफईटी लेस नॉइसी है। थर्मली स्टेबल ज्यादा है, एफईटी थर्मल के टेम्परेचर के साथ, थर्मली स्टेबल का मतलब होता है टेम्परेचर के साथ ज्यादा सस्टेन कर सकता है। ऑब्वियसली जब एफईटी में आई नोट है ही नहीं तो टेम्परेचर के साथ ज्यादा सस्टेन करेगा ही। साइज में स्मॉल होता है एफईटी का साइज, जैसे शुगर का साइज, शुगर देखा ना, चीनी होती है, उसके छोटे से दाने जितना आपका एफईटी होता है, वो छोटा साइज होता है एज कंपेयर टू बीजेटी। तो एफईटी का साइज भी कम होता है। लीकेज करंट जीरो होता है भाई। क्यों भाई, जब बीजेटी में माइनॉरिटी चार्ज करंट, कैरियर करंट है ही नहीं, तो आई नोट की वैल्यू जीरो ही होगी ना, तो इसी को तो बोल रहा है कि लीकेज करंट जीरो होता है। यूनिपोलर डिवाइस होता है, अभी भी लिखा मैंने, बीजेटी में एफईटी यूनिपोलर होते हैं। एफईटी सिमेट्रिकल होता है और बीजेटी असिमेट्रिकल होता है। अब सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल का मतलब देखिए बीजेटी में आप एमीटर, बेस, कलेक्टर को इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सॉरी, बीजेटी में आप एमीटर और कलेक्टर को इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब आप एमीटर को कलेक्टर और कलेक्टर को एमीटर आप नहीं बना सकते हैं। मेरी बात समझो, बीजेटी में आप एमीटर को कलेक्टर और कलेक्टर को एमीटर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट टॉपिंग के होते हैं। इसलिए बीजेटी को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। एफईटी में क्या होता है, सोर्स, गेट, ड्रेन, तीन टर्मिनल यहां पर भी होते हैं। एफईटी के अंदर सब सेम डोपिंग के होते हैं, इसलिए सोर्स और ड्रेन की जब डोपिंग सेम है तो इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। और क्योंकि ये इंटरचेंज हो गए, इसलिए एफईटी को बोलेंगे हम सिमेट्रिकल डिवाइस। सिमेट्रिकल सेम है, एस और डी सेम है, लेकिन बीजेटी में ई और सी सेम नहीं होते डोपिंग के हिसाब से।
ठीक है जी। बाकी मोसफेट चीज के पॉइंट ले लेते हैं। मोसफेट भी वीसीडी डिवाइस होता है। मोसफेट को हम कैपेसिटर की तरह यूज करते हैं। मोसफेट लेस नॉइसी होते हैं। मोसफेट जेफेट से भी फास्टर होते हैं। देखिए फास्टर के मामले में सबसे ज्यादा फास्टर तो बीजेटी होता है, याद रखना। बीजेटी के बाद फास्टर फिर जेफेट होते हैं, और जेफेट के बाद फास्टर होते हैं। फास्टर की बात कर रहा हूं, स्पीड की बात। तो मोसफेट स्पीड के हिसाब से तो सबसे स्लो होते हैं, लेकिन मोसफेट के अंदर स्पीड के हिसाब से तो स्लो होते हैं, लेकिन पावर डिसिपेशन के मामले में मोसफेट सबसे बेस्ट होते हैं। तो स्पीड के मामले में नंबर 1 ये है बीजेटी, उसके बाद जेफेट है, और फिर मोसफेट है। लेकिन पावर डिसिपेशन के मामले में सबसे बेस्ट मोसफेट होता है, उससे कम जेफेट होता है, और सबसे कम कौन होता है? बीजेटी। तो लिखा भी है बीजेटी इज फास्टर देन एफईटी। स्टूडेंट समझिए, यहां पर लिखा भी है बीजेटी इज फास्टर देन, बट पावर कंजम्पशन के मामले में बीजेटी सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। ठीक है जी। तो यहां पर हम एंड करते हैं क्लास को। तो ये हमारा बीजेटी और एफईटी का कॉन्सेप्ट भी हो गया। ठीक है जी। आया समझ में? आया समझ में? तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा पार्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत पार्ट आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं जो मैंने यूनिट्स आपको करवाई हैं अभी, आपको जो मैंने यूनिट्स अब तक करवाई है उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, पेपर में। जैसे कि आपका ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके डायोड से क्वेश्चन आएंगे, इस वाले पार्ट पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, एपीडी लेजर वगैरह, मतलब डायोड। ठीक है जी। फिर आपको डायोड के ऊपर क्वेश्चन कराने के बाद जनरल डायोड वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, फिर आपको बीजेटी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चन किस एरिया से आएंगे? मॉसफेट से। किसे आएंगे भाई? मॉसफेट से। जिफेट या जेफेट मॉसफेट से आएंगे। ठीक है जी। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए।